गुड मॉर्निंग बच्चों। सर कौन सा एक करें हम लोग? चलिए यूनिट 3 से कुछ रिवाइज करते हैं। हमने कल पढ़ा था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म अनरजिस्टर्ड है तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ क्या क्या हैं। हम पे कोई भी कोर्ट केस फाइल कर सकता है, हम पे कोई कोर्ट केस फाइल कर सकता है, हम किसी पे कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते। अमंग द पार्टनर कोर्ट केस फाइल नहीं हो सकता एंड सेट ऑफ मिलेगा आपको, राइट। कुछ आपके राइट्स प्रोटेक्ट रहेंगे, कुछ तो इसमें से आ जाएंगे। दूसरा ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल असाइनी व्हाट? ऑफिशियल असाइनी का राइट प्रोटेक्ट रहेगा रिगार्डिंग व्हाट? पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी लेने का राइट प्रोटेक्ट रहेगा किसके पास? ऑफिशियल असाइनी के पास। पढ़ा था ना हमने कुछ? यस सर। चलिए फिर हमने देखा था इससे पहले, अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसको एक स्टेटमेंट भरना होगा और उसको एक एप्लीकेशन देना होगा। कौन से सेक्शन में? 58। अच्छा 58 क्या कहता है? एक एप्लीकेशन जाएगा आरओएफ के पास, कैसे? बाय पोस्ट और डिलीवरी बाय हैंड। ओके, ये जाएगा कौन से आरओएफ के पास? एनी प्लेस। ठीक है, इस स्टेटमेंट में क्या क्या कंटेंट होंगे? फर्स्ट, नेम ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम, परमानेंट एड्रेस एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म। चलिए इस स्टेटमेंट पे कौन कौन साइन करेगा? कुछ नेम आप यूज नहीं कर सकते बट स्टेट गवर्नमेंट के वर्ड्स यूज कर सकते हो अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे दे इन राइटिंग इन ऑर्डर। अच्छा, लेट रजिस्ट्रेशन की कोई पेनल्टी है? कितने रुपए पर ईयर? कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर जो आपने स्टेटमेंट पढ़ाई है, क्वेश्चन करा था ना कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है एंड उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन था ना? हाँ, तो आईसीआई ने उसका आंसर लिखा ट्रू। तो ट्रू का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं इट इज एन पार्शली ट्रू। पार्शली ट्रू व्हाट? पार्शली ट्रू इन रिलेशन टू यस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी बट पेनल्टी तो है ना लेट रजिस्ट्रेशन की। तो यस ट्रू का मतलब था पार्शली ट्रू। ठीक है, ओके सर। 100 रुपीज पर ईयर पेनल्टी और पार्ट ऑफ द ईयर इज कंसिडर्ड एज फन। ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन है कि यस डेट ऑफ कमेंसमेंट से यहाँ तक आप रजिस्टर करा लो तो आपकी फर्म को कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। कहाँ से? फ्रॉम, वेरी गुड, फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। चलिए आगे चलना है। अब पढ़ेंगे डिसोल्यूशन। यूनिट 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। चलिए आइए डिसोल्यूशन पे स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 28 पे आ रहे हैं सभी बच्चे। कॉन्सेप्ट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। मिला क्या? अरे यस या नो? चलिए देखते हैं मैडम ने जो पढ़ाया है वो लॉ में कहाँ कहाँ लिखा है। ठीक है, सेक्शन 39 से 47 की चेन चलेगी। हाँ, चेन 39, 40, 41, 42, 47 चेन चलेगी। अच्छा 39 से स्टार्ट करेंगे और 47 पे एंड करेंगे। तो कितने सेक्शन हो गए? अरे एक ही बच्चे कर सकता है? 9 सेक्शन हो गए। 9 सेक्शन की एक चेन चलेगी। स्टार्ट करें सेक्शन 39 से। सेक्शन 39 कोई ऐसा सेक्शन नहीं बट डिफरेंशिएट करता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है। अच्छा वैसे ही पूछता हूँ आपसे बिना पढ़े, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब बिजनेस बंद हो गया? नहीं, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है, बिजनेस दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। मगर अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें, बिजनेस ही डिसॉल्व हो गया, बिजनेस डिसॉल्व। अब क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। वहां क्या बनता है? डिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? याद आ रहा है? यस, ओके। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पर होंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ओके, तो देखते हैं क्या लिखा है इसी सेक्शन 39 में। आइए सभी बच्चे, बेसिस इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है, ये चाहिए ही चाहिए, पढ़ते हैं।
According to section 39 of Indian Partnership Act 1932, the dissolution of partnership between all the partners of a firm is called as, ठीक है, अगर डिसोल्यूशन हो जाता है सभी पार्टनर्स के बीच तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. अगर एक पार्टनर जाना चाहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना? ओके. But when only one or more partner retire or become incapacitated from acting as a partner due to death, insolvency, insanity, then this situation is called as dissolution of partnership. ठीक है, बचपन से पढ़ते हैं हम एक चीज को. आगे चलते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बेसिस फर्स्ट कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस. किसमें कंटिन्यू रहेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पहले पढ़ रहे हैं. इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, बट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस. मार्क करेंगे discontinuation of business. In partnership, it does not affect the continuance of business. But meanwhile, dissolution of partnership क्या कह रहा है? It involve only, मार्क करेंगे, reconstitution. अच्छा, एक जाएगा, हो सकता है कोई नया आए, हो सकता है कोई आ भी जाए उसकी जगह पे, चल जाएगा reconstitution. But where जहां पर दो पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, एक की डेथ हो गई तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. एक बंदा पार्टनरशिप नहीं चला सकता एज पर सेक्शन 4, क्योंकि क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन. पॉइंट नंबर 2, वाइंडिंग अप. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बोल रहा है इट इन्वॉल्व वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म. सही बोल रहे हैं? यस. एंड रिक्वायर realization of assets and settlement of liabilities. But in dissolution of partnership, it involve only reconstitution and require only revaluation of assets and liability of the firm on the date of reconstitution. ठीक है? हाँ जी. dissolution of firm में It does not affect the continuance of business. हाँ? नहीं, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, ठीक है. फर्म डिसॉल्व हो गई, हो सकता है दो पार्टनर थे, चला गया, एक बचा है. यहाँ इस लाइन का मतलब स्पेसिफिक लॉ ने ये लिखा है डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. हो सकता है आज कोई चला गया एक पार्टनर, वाइंडिंग अप तक मतलब रियलाइजेशन ऑफ एसेट तक जो बिजनेस चलेगा वो तो करना पड़ेगा ना. तो इट डज नॉट इफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस टिल द वाइंडिंग अप. इस तरह से बोल सकते हैं. ठीक है? हाँ, वाइंडिंग अप तो बिजनेस करना पड़ेगा, एसेट रियलाइज करने पड़ेंगे, स्टॉक बेचना पड़ेगा. जब भी अगर आप बोल दोगे ऑन द डेट ऑफ इवेंट बिजनेस डिसकंटिन्यू, बट जो स्टॉक पड़ा है फॉर्म में वो कैसे करोगे? बेचोगे नहीं उसको, बेचना तो पड़ेगा, राइट? तो टिल कर लीजिए, टिल दी वाइंडिंग अप. ओके, आगे चलते हैं. तो ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, मार्क भी कर लिया होगा. पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ कोर्ट. व्हाट डू यू मीन ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट? कोर्ट का ऑर्डर. अच्छा, अ फर्म मे बी डिसॉल्व बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट. A firm must be dissolved. May. What do you mean of may? कोर्ट के ऑर्डर से भी डिसॉल्व हो सकती है और कोर्ट के ऑर्डर से नहीं भी हो सकती. पढ़िए, नीचे लिखा है मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. दिख रहा है? सेक्शन 40 से 44 तक की चेन है. फर्स्ट पॉइंट है उसमें डिसोल्यूशन विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब वॉलेंटरी डिसोल्यूशन. एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट. तो ठीक है, अपनी इच्छा से फॉर्म डिसॉल्व कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. क्या 39 में लिखते हैं कि ओनली डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म हो सकता है विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट? नहीं, मे बी, मे नॉट बी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस. चलिए आगे चलते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय द
कोर्ट। अच्छा, कैसे? कोई रिटायर कर रहा है, कोर्ट का ऑर्डर चाहिए? नहीं, रेजिग्नेशन चाहिए उसका। कोई इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, हटाना पड़ेगा उस व्यक्ति को। कोई डेथ हो गई किसी की, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट तो नहीं चाहिए, ठीक है। इसको इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही जाएगी। बट अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होगा। सिंपल सी बात लिखी होगी। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स कहाँ पर? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। ओके, इट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अ फर्म, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर, इट इन्वॉल्व ओनली रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो बेसिस 5 है, ये 5 एज इट इज याद करना है, कोई भी और स्कोप नहीं है। जहाँ पहला क्या है? कॉन्टिनेंस, बिजनेस कॉन्टिनेंस। सेकंड माइनिंग, थर्ड ऑर्डर ऑफ कोर्ट, फोर्थ स्कोप, फिफ्थ फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, ठीक है। 5 to 1 चले। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, स्कोप, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, माइनिंग अप, कॉन्टिन्यूशन। फिर दोबारा से कॉन्टिन्यूशन, आधे बोल ही नहीं रहे। क्यों नहीं बोलते? आप लोगों को लिखना नहीं है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, सेक्शन 40 से 44। अच्छा चलिए, कहता है क्या? सेक्शन 40 कह रहा है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। सेक्शन 40 अग्रीमेंट व्हाट? आओ मिलके बैठो, एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एक एग्रीमेंट बनाया था इनकॉर्पोरेशन पे, कमेंसमेंट पे, जिसे हमने पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना। अब पार्टनरशिप को खत्म करते हैं, आओ मिलके बैठते हैं, एक और एग्रीमेंट बनाते हैं और इस पार्टनरशिप को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। फर्म को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। तो सेक्शन 40 व्हाट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गिव द राइट। ओके, नाउ यूनिट नंबर 2 एंड 3 में जो बात करेगा ज़्यादा वो राइट और लायबिलिटीज़ की करेगा। स्पेसिफिकली यूनिट नंबर 2 में करेगा राइट्स की और लायबिलिटीज़ की बात, ड्यूटीज़ की बात। तो हम क्या करेंगे? चार्ट बनाएंगे। जैसे हमने नोटिस का बनाया था, पब्लिक नोटिस का बनाया था, कंसेंट का बनाया था। किस किस ने बनाया ये 3 चार्ट? बनाने को बोला था, नोटिस, पब्लिक नोटिस मार्क करवाया था, तो किस किस ने बनाया? रेज योर हैंड। बाकी के सभी नहीं बनाया, क्यों? चलिए आपको पता लग जाता है इस तरह से ही पासिंग परसेंटेज का, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रीजन मीन मैं ये नहीं कह रहा कि आप पास नहीं होंगे, रीजन मीन आप उतना एफर्ट नहीं डालोगे चीज़ों में, ठीक है ना। मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलूँगा, इंटर में भी बोलूँगा, क्या आप फेल नहीं होगे, आपकी स्ट्रेटेजी फेल होगी, राइट। आप किस तरह से पढ़ रहे हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या आप सोच रहे हो एग्जाम तक, अगर आप उसको नहीं संभाल पाओगे तो यस आप सक्सेस नहीं पा सकते। रीजन बीइंग सेक्शन 28 सबको पता है पार्टनर बेस्ट होगा, डिसोल्यूशन सभी पढ़ना है, 0.5 सबने ही बोले हैं लगभग, लॉ सबको मालूम है, बट स्ट्रेटेजी आज से ही सोचना है कि वो 1.5 डेज में क्या कर रहा हूँ। जब अकाउंट्स का एग्जाम लिख लूंगा तो लॉ में मेरे पे 1.5 दिन बचेगा, उस 1.5 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ, क्या ये सब कुछ मुझे एज इट इज याद आ जाएगा, कि सारी कंडीशन मुझे याद आ जाएंगी? अगर आ जाएंगी तो अच्छी बात है, नहीं आएंगी तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आप नोट्स बना लो, सेक्शन को ऐसे याद कर लो, इस तरह से। बाकी तो लॉ सबके लिए सेम है, ICAN ने आपको भी मॉड्यूल दिया है, सबको मॉड्यूल दिया, पर तो सभी रहे हैं,
अब ये मैं समझिएगा, सब नहीं पढ़ रहे, सभी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी वाला भी पढ़ रहे हैं, बट आप क्यों जल्दी निकल जाओगे? रीजन मीन क्योंकि आप एक स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहे हो अपने एग्जाम को। मगर आप अगर ये सोचोगे कि सब कुछ इधर से मिलेगा तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको अपना क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा चीज़ों में, राइट? नहीं तो ये एग्जाम, दोबारा से बोलूँगा, एग्जाम जिंदगी बर्बाद कर देगा और या तो जिंदगी बढ़ा देगा। एक नाम ऐसा है जो आपके माता पिता देते हैं आपको, जिसे मुझे भी दिया था, मधुर। बट एक नाम ऐसा होता है जो आप बनाते हैं, जिसका नाम है सीए मधुर, सी मधुर। ये दो वर्ड ऐड करने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल नहीं है। आपने अगर सुना होगा किसी से कि मैं सीए करने वाला हूँ या सीए करने वाली हूँ, तो उसने बोला होगा मेहनत बहुत लगेगी, मन तो जाओगे, इतनी मेहनत कर भी पाओगे? आपकी परसेंटेज से बताया होगा हाँ अच्छा इतने परसेंट आ गए, अच्छा अब तो सीए कर ले। ऐसा कुछ नहीं है सीए में। सीए वो भी व्यक्ति बने हैं हमारे सामने जिनके 40% थे, राइट? सीए वो भी व्यक्ति बने हैं जो यूपी बोर्ड से बने हैं। सीए बनना एक, बोलते हैं ना, मेहनत वाला काम है। मेहनत कैसे? ऐसे नहीं कि लगे रहो, नहीं। एक तो पढ़ना है, उसको मेहनत बोल रहे हैं, प्लस स्टैटिस्टिकली पढ़ना है, स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना है, राइट? अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रीजन में इतना वास्ट कोर्स एग्जाम में कैसे ले जा रहे हो, यही बड़ी बात है। क्योंकि ये जो पढ़ रहे हो अगर एग्जाम में याद आ गया बहुत अच्छी बात है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि रिवाइज कराऊँ आपको, है ना, एक्शन से समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं क्या क्लिक कर जाए एग्जाम में, उसको क्या क्लिक कर जाए उस समय पे, है ना। बाकी एडिशनल मेहनत आपको लगानी पड़ेगी। किसी बच्चे का थ्योरी अच्छा होगा, भाई मैं तो एक बार पढ़ लेता हूँ सर, मुझे तो समझ में आ जाता है, अच्छी बात है। किसी का नहीं भी अच्छा होगा, प्रैक्टिकल अच्छा होगा, तो ठीक है, तुम इस स्ट्रेटेजी से पढ़ लो, चार्ट बना के पढ़ लो, रिवाइज करके पढ़ लो, है ना, कुछ मेमोरी टेक्निक लगा के पढ़ लो, है ना। जैसे अभी हमने पढ़ा 1 to 5, 5 to 1, इसकी जगह एक चीज और हो सकती थी, निमोनिक्स बना दिए, है ना। किसी बच्चों को वो अच्छा लगता है, तो हर एक इंडिविजुअल अलग है, सेपरेट है, यूनिक है। मैं आपसे बोलूँ नहीं आपको यही फॉलो करना है, नहीं, मैं तो आपको कॉमन स्ट्रेटेजी दे दूंगा, बाकी आपका काम है आगे किस तरह से ले जाओगे, राइट। और आई होप, मैं शुरुआत से ये सोच रहा हूँ कि लास्ट बैच का जो मेरा लॉ का टारगेट है वो शायद ये करंट बैच तोड़ेगा, बट शायद आप उस उम्मीद पे खरे उतर जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हम लोग हैं। मैं कुछ भी इवैल्यूएट नहीं कर सकता आपके लिए, जो भी मेहनत है आपके ऊपर है, तो आई होप कि आप वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए विद दिस नोट कंटिन्यू करते हैं। रीजनिंग मेरे समझाने का मतलब केवल इतना सही है, या तो इस एग्जाम को सीरियस ले लो, नहीं तो यहीं से वापस चले जाओ, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आने वाला समय ये भी नहीं है, इससे थोड़ा लेवल अप ही होगा इंटर में, है ना। पीछे बच्चे बैठे हैं, उसका पूछेगा कभी, ठीक। जो ये सेक्शंस पढ़ रहे हो ना, कुछ भी सेक्शन में दिए, सेक्शन 428 बाकी के कहाँ है? इंटर में है ना, फाइनल में है ना। ये तो एक्ट पढ़ रहे हो, क्या बोलते हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आगे क्या पढ़ना है? लॉ पढ़ना है। तो बता दो लॉ में क्या क्या आता है? लॉ में आता है एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, जजमेंट, केस लॉस, अमेंडमेंट्स, है ना। अभी क्या पढ़ रहे हो? एक्ट, ठीक है। सीए बनने के बाद आपको समझा जाता है, आपको लॉ की नॉलेज है, आपको टैक्सेशन लॉस की नॉलेज है, अकाउंटिंग की नॉलेज है, रीजनिंग आपने डेप्थ में पढ़ी है, एंट्रीज आपने सेक्शन डेप्थ में पढ़े हैं, बीकॉम वाले ने नहीं पढ़े। आपको पता है कि सेक्शन ने ये बोला है हमसे
उस पर केस स्टडी करनी है सॉल्व आपने, राइट। यू आर द फुल पैकेज। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप किस नजरिए से देखते हो? इसको लॉ की भी नॉलेज होगी, इसको टैक्स की भी नॉलेज होगी, अकाउंट्स भी अच्छा होगा इस बंदे का, है ना। जब ही तो मानते हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वेरियस बहुत सारी चीजें और होती हैं। ऑडिट सबसे मेन चीज, ऑडिटर। सीए बनने के बाद आपको ऑडिट करने को मिलेगा। मतलब अभी आप एंट्री क्रिएट कर रहे हो, जर्नल एंट्री पास कर रहे हो। जब आप जर्नल एंट्री चेक करोगे एज एन ऑडिटर, बट चेक भी तो वही करेगा जिससे जर्नल एंट्री आती हो। हाँ, तो पहले आपको यही सिखाया जाएगा, बेटा ये पढ़ो कि कैसे जर्नल एंट्री को क्रिएट करते हैं, कैसे लॉ को पढ़ते हैं। रीजन बीइंग, अभी तो आप लॉ पढ़ रहे हो, जब क्लाइंट आपके सामने बैठा होगा ना, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि सीए साहब बुक खोल के देखेंगे और मेरी क्वेरी का जवाब देंगे। वो तो क्वेरी आपके सामने रखेगा और ये एक्सपेक्ट करेगा कि सीए साहब बिना बुक के और बहुत जल्दी मेरे क्वेरी का आंसर कर दो, राइट। वो तो प्रॉब्लम रखेगा कि सर मेरे को ये जीएसटी का नोटिस आ गया। अगर सीए साहब ने जीएसटी पढ़ रखा होगा तभी तो उसकी क्वेरी का जवाब दे पाएंगे। सर मेरे को आरओएफ से रिजेक्शन आ गया, मेरी स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करी। अगर आपने सेक्शन 58, 59 पढ़ रखा होगा तो ही तो रिजेक्शन का जवाब लिख पाओगे, राइट। तो पढ़ना डिपेंडिंग अपॉन यू। आपको थ्योरी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छी लगती, इस चीज़ों से कर लो, राइट। तो ठीक है सर, सेक्शन 40 पे आते हैं। सेक्शन 40 कह रहा है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अच्छा, सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गिव्स द राइट का एक चार्ट बनेगा। तो कुछ बच्चों को चार्ट में प्रॉब्लम है, कैसे बनेगा तो देख लीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं राइट्स, तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर के क्या है, फिर बनेगा राइट्स ऑफ फर्म। अगर आएगा तो फर्स्ट लिखेंगे सेक्शन, कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 40 में पढ़ा था कुछ। अच्छा, क्या कंटेंट पढ़ा था, क्या मतलब था उसका, क्या कंटेंट था, वो कंटेंट आप पूरा लिखेंगे। अच्छा, लास्ट में अपने रिमार्क्स, तुम्हें कोई पर्सनली रिमार्क्स करना है इस पर तो वो लिखो, अगर नहीं है तो नो लिख दो, डैश कर दो उसको, ठीक। इस तरह से बनेगा बस, और कुछ नहीं। इसी तरह कंसेंट का बनेगा, पीएन का बनेगा, नोटिस का बनेगा, इसी तरह राइट्स का बनेगा। आई होप अगर जिसको प्रॉब्लम हो वो इसको बना ले। तो राइट्स को मार्क करेंगे और लिख लेंगे, राइट्स के चार्ट में डालना है इसको। तो सेक्शन 40 प्रोटेक्ट्स द राइट्स टू पार्टनर्स। यस, ये राइट्स किसके हैं, पार्टनर्स के। राइट्स टू द पार्टनर टू डिसॉल्व। अच्छा, सेक्शन 40 राइट देता है, किसको राइट देता है, पार्टनर्स को राइट देता है कि वो क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या, पार्टनरशिप। कैसे, बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है सर। विद द कंसेंट ऑफ, साथ के साथ लिख रहा है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, ठीक है। और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। व्हाट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होगा इस तरीके से, तो उसी तरीके से होगा, तब सेक्शन 40 आपका काम नहीं करेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड में तो क्या पढ़ लेना, सेक्शन 40। और सेक्शन 40 ने राइट दिया, किसको राइट दिया, पार्टनर्स को, कि वो फर्म कर सकते हैं डिसॉल्व बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, बट कंसेंट ले लेना किससे, अदर पार्टनर्स, क्योंकि पैसा उनका भी लग रहा है, उन्हें डिसॉल्व करनी है नहीं, उनसे भी पूछ लेना। अगर वो कंसेंट नहीं देते तो आप डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे फॉर्म को, ठीक है। फिर तो आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर लो, खुद निकल जाओ फॉर्म से, ठीक है। ओके, आगे कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेड। कौन सा, लिख लो, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो इसके लिए हम कोर्ट के पास गए नहीं, कोर्ट आया इसमें नहीं, सब पार्टनर आए, मिलके बैठे, एक ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि मुझे क्या करना है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करना है, क्या आपकी सहमति है? अगर उनकी सहमति है ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 इस फर्म को क्या करते हैं,
डिसॉल्व करते हैं। तो यस, जो लिखा है ना डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, उससे ऊपर पढ़िए डिसोल्यूशन विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। हम कोर्ट के पास नहीं गए, बट हमारी फॉर्म क्या हुई है, सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब पढ़ते हैं। A firm is compulsorily dissolved what by adjudication of all the partners or of all the partners are insolvent. Adjudication what? चलिए इन मीन वाइल एडजुडिकेशन को भी पेंडिंग रखते हैं। आगे लिखा है ऑल दी पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। अगर सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट, तो फर्म को कंपल्सरली क्या करना पड़ेगा, सही बात है ना। कोई भी पार्टनर सॉल्वेंट नहीं है, फर्म कौन चलाएगा, ठीक है। इंसॉल्वेंट मींस लिखा है विधा व्हेन द लायबिलिटी इज मोर देन एसेट्स। सभी पार्टनर्स की इंडिविजुअल लायबिलिटी इतनी हो गई कि वो जितनी उस पे एसेट्स है वो सेट ऑफ नहीं हो सकती। मतलब लायबिलिटी है 1 लाख और एसेट्स कैश पड़ा है घर में 50,000, पार्टनर क्या माना जाएगा, बट यहाँ लिखा है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब यही नहीं होता कि डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट। कभी क्या होता है, हम पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जितने हमारी एसेट्स होते हैं। एंड इंस्टॉलमेंट नो, जैसे आपके घर वाले आपको बोल देते हैं अरे तू पागल है, तो हो आप पागल नहीं है ना, पागल हो तो ये कौन बताएगा, कोर्ट बताएगा, है ना। अच्छा, इंस्टॉलमेंट में कौन बताएगा, हाँ। ऐसा नहीं आज मेरी लायबिलिटी ज्यादा है मेरी एसेट्स से, आई एम इंस्टॉलमेंट पर्सन, नो। अगर मेरे को कोर्ट डिक्लेयर कर देता है इंस्टॉलमेंट, मतलब कोर्ट बोल देता है यस योर लायबिलिटी इज मोर देन एसेट्स, यू आर इंस्टॉलमेंट पर्सन, देन यू आर इंस्टॉलमेंट। तो यस यहाँ लिखा है ऑल दी पार्टनर आर इंस्टॉलमेंट, मतलब लिखो इंस्टॉलमेंट पे डिक्लेयर बाय कोर्ट। अच्छा, कोर्ट के ऑर्डर से सभी पार्टनर क्या हुए, इंस्टॉलमेंट। अच्छा, आगे लिखा है एडजुडिकेशन। व्हाट डू यू मीन ऑफ एडजुडिकेशन, कोर्ट प्रोसीडिंग, लिखिए कोर्ट प्रोसीडिंग। अच्छा, तो लिख रहा है अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व बाय कोर्ट प्रोसीडिंग। व्हाट कोर्ट प्रोसीडिंग, इंसॉल्वेंसी कोर्ट प्रोसीडिंग। इधर हमने पढ़ा डिक्लेयर इंसॉल्वेंट है सारे के सारे पार्टनर, तो फर्म डिसॉल्व होगी। और अगर सभी पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है, किन पार्टनर को क्या करो, इंसॉल्वेंट, तो भी फर्म क्या होगी, डिसॉल्व। तो एडजुडिकेशन है, कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, तो भी फर्म डिसॉल्व होगी। अगर आप डिक्लेयर हो गए तो कोई बात ही नहीं, अब तो फर्म को डिक्लेयर डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। यस या नो, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व कब, बाय हैपनिंग ऑफ एनी व्हाट इवेंट व्हिच मेक इट इज अनलॉफुल। अच्छा, for the business of the firm to be carried out or for the partner to carry it on in the partnership। समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स सुना है, क्या होता है, जिसने सुना है, जो आपकी मेडिसिन मिलती है ये भी ड्रग्स के अंतर्गत आती है। हाँ, क्या सुना है, ड्रग्स वगैरह होते हैं, मगर एक सीमित मात्रा में होते हैं, लिमिटेड में होते हैं, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड। तो ये इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट। अच्छा, ड्रग्स का लाइसेंस लेना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइसेंस दिया गया और बोला गया आप ड्रग्स बेच सकते हो, और बाद में बोल दिया ये ड्रग्स आप नहीं बेच सकते। पहले क्या बोला, बेच सकते हो, तो मैं बिजनेस चला रहा था, फिर मेरे बिजनेस को क्या कर दिया, अनलॉफुल, और क्या बोल दिया, नहीं बेच, तो बिजनेस चलेगा, तो बिजनेस ही हट जाएगा, तो पार्टनरशिप फर्म ही खत्म करेगी। इसमें दो ऑप्शन है फर्म के पास, या तो पूरी फर्म क्या कर दो, डिसॉल्व,
नहीं तो क्या करो, पार्टनरशिप डिसॉल्व करके न्यू पार्टनरशिप बनाओ, न्यू बिजनेस करो, राइट। तो सेक्शन 40 बोल रहा है अगर आपके बिजनेस को क्या डिक्लेयर कर दिया, अनलॉफुल। पहले लॉफुल था, हाँ जब भी तो कर पा रहे थे, बट अब क्या डिक्लेयर कर दिया, अनलॉफुल। तो यस, द फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व। ठीक है, तो कंपल्सरी डिसॉल्व दो केसेस में होगी। फर्स्ट, अगर सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट, या एडजुडिकेशन चल रहा हो, कोर्ट प्रेसिडेंट चल रहे हो। सेकंड, अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाए तो यस, आपको अपनी पार्टनरशिप फॉर्म क्या करनी पड़ेगी, एज पर सेक्शन 40 में क्या होना, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। आओ मिलके बैठो, एग्रीमेंट पे साइन करो, तो फॉर्म को क्या करो। सेकेंड, कोई एग्रीमेंट नहीं, इवेंट बेस। फर्स्ट इवेंट इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट। सेकेंड इवेंट अनलॉफुल। अगर ये दोनों में से कोई एक इवेंट हो गया तो फर्म क्या हो जाएगी, कंपल्सरी डिसॉल्व। आके मिल के बैठने की जरूरत नहीं, फॉर्म खत्म। समझ में आया? ऑर्डर ऑफ कोर्ट में, कोर्ट ने थोड़ी ना बोला तुम्हारा बिजनेस गलत है। अच्छा, ये ड्रग्स का लाइसेंस कोर्ट देता है बेटा, नहीं गवर्नमेंट देती है। नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस पार्टनर को, क्या, यू आर द इंसॉल्वेंट। फर्म को नहीं बोला कि अपनी फर्म क्लोज कर दो। कोर्ट का ऑर्डर तो था, बट किसको था, स्पेसिफाइड पार्टनर को, कि यस यू आर द इंसॉल्वेंट पर्सन। बट फर्म को कुछ नहीं बोला, फर्म तो ऑटोमेटिकली कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी अगर सारे पार्टनर क्या हो गए। हो सकता था 10 पार्टनर थे, 5 क्या हो गए, 5 कंटिन्यू करो, क्या दिक्कत है। अरे यस या नो, यस सर, ओके। आगे चलना है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है, इधर 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 बस, एक बच्चा पूछ रहा है सर कोर्ट ने तो बोला होगा आपका बिजनेस अनलॉफुल है। नहीं, ये ड्रग्स वगैरह के लाइसेंस कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट ही बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इसको क्या कर लेती है, वापस कर लेती है, राइट। कोर्ट नहीं बोलता, राइट, जिसने दिया लाइसेंस उसने ही रिवोक कर लिया, ठीक है, ओके। तो इस केसेस में भी हम कोर्ट के पास नहीं गए डिसोल्यूशन के लिए। पहला तो हम आए मिल के बैठे, फॉर्म को क्या करा, डिसॉल्व। दूसरे में इवेंट बेस्ड डिसॉल्व हो गई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हाउएवर व्हेन more than one separate adventure or undertaking is carried out by the firm, okay। ड्रग्स को बोला है ना अनलॉफुल, ड्रग्स के साथ साथ आपकी पार्टनरशिप फॉर्म स्पोर्ट्स बिजनेस भी कर रही है, स्पोर्ट्स को भी बोला है क्या, तो पढ़िए, when however when more than one separate adventure or undertaking is carried out by the same firm, the illegality of one or more shall not of itself cause of dissolution of firm in respect of its lawful adventure and undertaking। ये बोलना चाह रहे हैं हिंदी में कि जो स्पोर्ट बिजनेस है ना वो तो लॉफुल है, उसके लिए पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी। आपको कौन सा बिजनेस बंद करना होगा, ड्रग्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि ड्रग्स का बिजनेस बंद हो गया तो पूरी फर्म को बंद कर दो, नहीं, वो बिजनेस को सेपरेट हटा दो, बंद कर दो। हाँ, यू शुड कंटिन्यू विद स्पोर्ट बिजनेस, ठीक है, ओके। चलिए पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 बात करते हैं सेक्शन 42 से, क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, ओके। पहले कंटिजेंसी देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चार्ट दे रखा हुआ है ऐसे। हाँ, ये तो अच्छा चार्ट लग रहा है पिरामिड वाला, ठीक है, पढ़ते हैं। फर्स्ट कंटिजेंसी where the firm is constituted for a, ठीक है, on the expiry of that term the firm is dissolved। तो पढ़ रखा है ना, अगर एक फिक्स पीरियड के लिए 10 साल के लिए फर्म बनी है, 10 साल पूरे होने पे फर्म डिसॉल्व। तो ये क्या बोला आईसीआई ने हमें,
ये कंटिंजेंसी बोला। फर्म डिसॉल्व हो रही है ऑन हैपनिंग ऑफ व्हाट? कंटिंजेंसी। तो व्हाट फर्स्ट कंटिंजेंसी? द फिक्स पीरियड इज एक्सपायर्ड, द फर्म इज सेकंड, द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूट टू कैरी इट आउट वन और मोर एडवेंचर अंडरटेकिंग देन कंप्लीशन thereof पर्टिकुलर पार्टनरशिप। याद आ रहा है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप में सिंगल एडवेंचर या कंडक्ट ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस पूरा हो गया तो यस योर फर्म इज। आपने एक मेरठ महोत्सव के लिए फर्म बनाई थी, मेरठ महोत्सव कंप्लीट, फर्म। उत्तर प्रदेश में जितने भी ट्रेड फेयर है सबके करने के लिए फर्म बनाई थी, सारे फेयर्स हो गए, फर्म। आगे चलते हैं। सर्टेन कंटिंजेंसी का थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं आप लोग। कंटिंजेंसी हो रही है बाय वे ऑफ डेथ ऑफ आ पार्टनर, पार्टनर की डेथ पे, हाँ, फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो होगी, यहाँ लिखा है बाय डेथ ऑफ ऑल पार्टनर्स, एक पार्टनर की डेथ पे भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। यस, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज नहीं है रिगार्डिंग द डेथ प्रोविजंस, यस योर फर्म इज डिसॉल्व। फोर्थ पढ़ रहे हैं हम लोग बाय एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग। बाय एडजुडिकेशन ऑफ या ऑल, बाय एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है किसी पार्टनर के खिलाफ रिगार्डिंग व्हाट? इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी। यस, एक भी पार्टनर के खिलाफ, तो फर्म इज डिसॉल्व एज पर सेक्शन 41, नो 42। ये किस में आएंगे? सर्टेन कंटिंजेंसी। अगर बात करूं ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट तो 41 में आएंगे। अ पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, अ पार्टनर इज इंसॉल्वेंट 42 में आएंगे। अब एक पार्टनर की डेथ हो गई 42, फिक्स पीरियड के लिए थी पार्टनरशिप, खत्म हो गया फिक्स पीरियड 42, पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, सिंगल एडवेंचर खत्म 42, पार्टनरशिप डिसॉल्व। हम बोलते थे ना टाइप ऑफ पार्टनरशिप में कि 10 साल हो जाएंगे, फर्म को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। एक पार्टनरशिप थी 10 साल के लिए, 10 साल बाद भी पार्टनर बोल रहे हैं हमको कंटिन्यू करना है, तो ये क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा? ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब कहाँ लिखा है? हाँ, ये मत पूछेगा ऐसे। कहाँ लिखा है? सेक्शन 6। बोल रहे हो तो फिर कॉन्फिडेंट बोलो ना। हाँ, आप बोल रहे हो कि अगर हमारा फिक्स पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और पार्टनर को कंटिन्यू करना है फिक्स पीरियड के बाद भी, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ये माना जाएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो। यही बोल रहे हो ना आप लोग? सेक्शन 8 खोलिए, कहाँ पे पेज नंबर भी बताना फटाफट। 7, हाँ खोलो, पेज नंबर बताओ, लाइन पढ़ के। हाँ बताओ, जहाँ भी लिखा है वो पेज नंबर मुझे वो बताओ। सेक्शन 7 पेज नंबर 5। हाँ पढ़िए क्या लिखा है, कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं? सेकंड पढ़िए, पढ़ो। Where a partnership entered into for a fixed term is continued after the expiry of such term, हाँ। it is to be treated as having become a partnership at will. अच्छा,
मैं वो बोल रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वर्ड का लिखे। यही तो बात हुई थी ना अभी हमारी, यही तो बात हुई थी ना बेटा। आप मुझे बता रहे थे इस पेज पे लिखे। दोबारा से याद दिला देता हूँ क्या बात हुई थी। मैं आपसे पूछ रहा था 10 साल हो गए एक पार्टनरशिप को, 4 पार्टनर थे। 10 साल पूरे होने पे उन्होंने सोचा अगर हमारी पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, मगर क्योंकि हमारे 10 साल भी पूरे हो गए हैं और हमारी फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप थी, हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, आपने मेरे को बोला इसके रिगार्डिंग इट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो मैंने फिर आपसे पूछा कि बताइए कौन से पेज पे लिखा है, तो वो आप मुझे बता रहे थे। बताइए 15, पेज नंबर 15, 14, पेज नंबर 29 पे। हाँ बताइए। उसमें लिखा है सेक्शन 43 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, पढ़ लेते हैं। चलो सेक्शन 43 पढ़ते हैं पहले। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अच्छा, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी केवल और केवल एक नोटिस बता के। एक तो पूछ के हो रही थी सेक्शन 40 में, पूछ के हो रही थी। 43 में बता के हो जाएगी, पढ़ते हैं। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, तो नोटिस चार्ट में, और वो 40 कंसेंट चार्ट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो आप नोटिस दो, अपनी फर्म को डिसॉल्व करो एज पर सेक्शन 43। वेयर अ पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द। ये तो कहीं और भी पढ़ के आए थे, सेक्शन 7 में पढ़ गए थे ना, सेक्शन 7 में पढ़ गए थे, याद आ रहा है? सेकंड पढ़िए। इन केस द डेट इज मेंशन इन द नोटिस, व्हाट डेट? पार्टनरशिप एट विल है, राइट? हमने बोला आज नोटिस दिया है, हमने बताया है अदर पार्टनर्स को, आज की डेट क्या है 22, बट बोला क्या कि हम आज से नहीं 1 May 25 से फॉर्म क्या करेंगे। तो नोटिस में क्या डेट है, उस डेट से फॉर्म क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो सेकंड बोल रहा है इन केस द डेट इज मेंशन इन द नोटिस द फॉर्म इज डिसॉल्व एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जो 1 May है वो क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ डिसोल्यूशन। और आज का बिजनेस चलता रहेगा, हाँ 30 तारीख का बिजनेस चलता रहेगा, हाँ चलता रहेगा, सही है ना। आगे चलते हैं। और इन केस नो डेट इज सो मेंशन, तो एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, जब आपको बताया गया वही डेट क्या हो जाएगी, डेट ऑफ डिसोल्यूशन। हाँ जी, आप भी नहीं आया डिसोल्यूशन पार्टनरशिप। क्वेश्चन दोबारा से बताऊं, ये याद है? याद है, चलो। हाँ, पार्टनरशिप कंटिन्यू हो सकते, मैं इस पे बात नहीं कर रहा, ये तो है ही, है ना। और वो कैसे हो सकते हैं मैं ही बता रहा हूँ, पार्टनरशिप एट विल के रूप में हो सकते है ना। एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म खत्म, पार्टनरशिप चलानी है चलाओ, कैसे चलाओगे, एट विल। सोचना क्या है, एट विल। बट क्वेश्चन फिर दोबारा से यही आ जाता है, फिक्स पीरियड के बाद जो पार्टनरशिप वो फॉर्म खत्म होगी तो उसको आप डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म की कैटेगरी में ले जाओगे या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कैटेगरी में ले जाओगे। हाँ जी, क्या लगता है आपको? विद दिस कंफ्यूजन, विद दिस नोट आज की क्लास करते हैं समाप्त।